Okay, good morning class. And today we will discuss constructor and destructor in object-oriented programming of Unit 2. आज हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है. What is constructor and what is destructor? Basically, अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, तो a constructor is a special member function whose task is to initialize the object of its class. That means कि whenever you create a object of any class, it initialize memory for that object. मतलब जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो किसी क्लास का, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी इनिशियलाइज का काम होता है वो कौन करता है? कंस्ट्रक्टर करता है. Here is the one thing, a constructor is a special member function. So what is the special? Why it is called a special member function? Because it is a special because its name is same as the class name. मतलब जो क्लास का नाम है वही नाम इसका रहेगा कंस्ट्रक्टर का. सो इट इज स्पेशल, इसलिए इसको हम लोग स्पेशल कहते हैं. द कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एसोसिएट क्लास इज क्रिएटेड. मतलब जिस भी क्लास का कंस्ट्रक्टर है, अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. It is called constructor because it construct the value of data member of the class. मतलब जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर इसलिए कहलाता है. Why it is called constructor? Because उस क्लास के डाटा मेंबर के लिए ये क्या करता है? वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है, इनिशियलाइज करता है उसको. सो इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. अगेन, के example of constructor, for example here is the class add is the name class. यहाँ पे add आपका एक क्लास है और इस क्लास के अंदर आप देख सकते हैं कि m और n दो डाटा मेंबर्स हैं. उसके अंदर एक पब्लिक add. इट इज दिस इज कंस्ट्रक्टर add. Why it is called constructor? Because the name of the class is add and the function name member function जो नाम है इसका वो भी क्या है? ऐड है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन. और स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि इसका जो नाम होता है वो सेम होता है आपके क्लास नाम के अकॉर्डिंग. तो यहाँ भी क्लास का नाम आपका ऐड है और कंस्ट्रक्टर का नाम ऐड है. सो इट इज कंस्ट्रक्टर. ओके, आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर भी लिख सकते हो और आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं. जैसे हम लोग मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं. तो सेम रूल्स है. अगर आप कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो जो सिंटैक्स होता है उसका रिटर्न टाइप. एक चीज नोट करके ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्टर हैज नो एनी रिटर्न टाइप. दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है. सो वी हैव नो नीड टू राइट रिटर्न टाइप. वी विल राइट द क्लास नेम, देन स्कोप एंड द कंस्ट्रक्टर नेम एंड द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल कि when a class contains a constructor, it is guaranteed that an object created by the class will be initialized automatically. मतलब अगर किसी क्लास में व्हाट द बेनिफिट क्या है? अगर आप कोई भी क्लास जो है अगर वो कंस्ट्रक्टर को होल्ड कर रहा है या उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, तो ये गारंटी देता है क्लास यहाँ पे कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके लिए मेमोरी इनिशियलाइज जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है? आपका ऐड कंस्ट्रक्टर है और ऐड आपका क्लास है. और जैसे आपने ऐड ए ऑब्जेक्ट बनाया, ए इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऐड. तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है बट इस क्लास के डाटा मेंबर्स के लिए. यहाँ पे दो डाटा मेंबर्स है, एक तो एम है दूसरा एन है. तो एम और एन के लिए मेमोरी इनिशियलाइज का भी काम ये कर रहा है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पे, तो एम को इनिशियलाइज कर दिया गया 0 से और एन को इनिशियलाइज कर दिया गया 0 से. यहाँ चाहो तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कंस्ट्रक्टर के लिए जरूरी है. फर्स्ट, देयर इज नो नीड टू राइट एनी स्टेटमेंट टू इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. सेकेंड, if a normal member function is defined for zero initialization, we would need to invoke this function for each of the objects separately. मतलब अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है
और जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने m और n को इनिशियलाइज करवा रखा है 0 से। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना पड़े और आप डाटा मेंबर्स को 0 से इनिशियलाइज करवाओ, तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ऐड ए, ये ऑब्जेक्ट आपने जैसे बनाया है यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करना होगा। और जब तक आप उसको कॉल करोगे, जब आप उसको कॉल करोगे तो वो क्या करेगा, उसके लिए मेमोरी जो है इनिशियलाइज कर पाएगा। और जितने ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उतने बार आपको क्या करना होगा, जितने ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उतने बार हम लोग को क्या करना होगा, उस फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे देयर इज नो नीड टू राइट एनी स्टेटमेंट टू इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जब हम लोग को यूज करना होता है तो कोई भी उसके लिए लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। वेन एवर ए ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट ऑटोमेटिकली कॉल द कंस्ट्रक्टर। और इन केस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, अगर आप नॉर्मल मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग को हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उस नॉर्मल मेंबर फंक्शन को कॉल करने की आवश्यकता होती है। थर्ड, ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर कोई कंस्ट्रक्टर आप बना रहे हैं जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्जांपल, द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास ए, अगर आपका क्लास ए है तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सिंपल सा ए स्कॉप ए, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी मेंबर फंक्शन होता है तो हम लोग जानते हैं कि मेंबर फंक्शन शुड भी पब्लिक पब्लिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मेंबर फंक्शन आपका पब्लिक हो, आप उसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन, मतलब क्लास के पब्लिक सेक्शन में इसको डिक्लेयर करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आप जब भी क्लास के बाहर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल होगा तो वो क्या करेगा, सॉरी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। उस केस में जो है आपका कंपाइलर आपको एरर दे सकता है। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें कि दे आर इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, मतलब ये बात आपको पता होना चाहिए, याद रखना होगा कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो सकता है। अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर पास कर रहे हो तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो सकता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव ए रिटर्न टाइप्स, जैसे कि हमने अभी देखा कि कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी हम लोग उसके रिटर्न टाइप में यूज नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं किया जाता है थ्रू ए ड्राइव क्लास। कभी भी कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होता है, मतलब बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो ड्राइव क्लास के थ्रू इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसको एक्सप्लिसिटली कॉल किया जा सकता है, जो कि हम लोग इनहेरिटेंस में देखेंगे कि कैसे उसको एक्सप्लिसिटली कॉल किया जाता है। लाइक अदर सी प्लस प्लस फंक्शन कंस्ट्रक्टर कैन हैव ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जैसे नॉर्मली सी प्लस प्लस के फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम लोग कभी वर्चुअल नहीं बना सकते हैं, कभी भी कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं बनेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के आगे कोई भी वर्ड हम लोग या कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते कंस्ट्रक्टर नेम के आगे, तो हम लोग उसको वर्चुअल भी नहीं बना सकते, ना ही फ्रेंड बना सकते हैं। वी कैन नॉट रेफर टू देयर एड्रेस, कंस्ट्रक्टर में हम लोग को एड्रेस भी रेफर नहीं कर सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट विद ए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मेंबर ऑफ ए यूनियन, मतलब अगर आप यूनियन यूज कर रहे हैं तो जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो डिस्ट्रक्टर है वो वहाँ पे यूज नहीं होगा। अगर आपको वहाँ पे कॉल करना है या इनहेरिटेंस में कॉल करना है या कहीं अदर क्लास में आपको यूज करना है किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को, तो वहाँ पे आपको इम्प्लिसिट कॉल करना होगा कंस्ट्रक्टर को। इम्प्लिसिट कॉल करने के लिए हम लोग न्यू एंड डिलीट यूज करेंगे कीवर्ड।
जो कि डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के साथ हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ए कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड फॉर ए क्लास इनिशियलाइजेशन ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट बिकम मैंडेटरी। मतलब जब आप कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे होते हैं, तो जो क्लास के डाटा मेंबर्स होते हैं उसका इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। अगर हम लोग बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर विच हैव द आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स होते हैं उसको, उसके अंदर उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जब हम लोग कॉल करना चाहें तब हम लोग को जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस समय वहाँ पे पैरामीटर पास करना होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मे बी नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वेरियस डाटा एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वैल्यू व्हेन दे आर क्रिएटेड। मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट कैसे क्या है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, तो क्या होता है कि अलग अलग वेरिएबल के लिए हम लोग को अलग अलग वैल्यू की आवश्यकता होती है। तो जब हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको जरूरी होता है कि उसको इनिशियलाइज करें हम लोग अलग अलग वैल्यू से। तो उसके लिए हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो क्लास का और उससे में उसमें पैरामीटर पास करते हो, तो दैट इज कॉल ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास ऐड है और क्लास ऐड के अंदर दो डाटा मेंबर्स हैं एम और एन। और यहाँ पे ऐड इंट इंट, ये ऐड इंट इंट है, आप देख रहे हो कि ये पैरामीटर पास किया हुआ है। तो जब इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर तो इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर आप इसमें पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो यही कंस्ट्रक्टर आपका कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है दैट हैव नो पैरामीटर, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होते हैं। एंड द सेकंड वन इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर व्हिच हैव द पैरामीटर एज वी आर सीन हियर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पैरामीटर है उसके अंदर, सो इट इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। And the third one is the copy constructor. Copy constructor, that means through use of copy constructor we copy the one object value into another, एक object की value को हम लोग दूसरे object में copy करते हैं, that is called copy constructor. And the fourth is dynamic constructor होता है, not necessary to remember but किसी किसी book में किसी किसी site पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा dynamic constructor। basically जो there are only three types of the constructor। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि ये क्लास ऐड है और क्लास ऐड में आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ये ऐड आपने यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड आपका एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, जो कि पैरामीटर आपका इंटीजर टाइप का है। और यहाँ फंक्शन इसका डेफिनेशन है ऐड एम इक्वल टू एक्स और एन इक्वल टू वाई। तो मतलब जब भी आप दो पैरामीटर पास करोगे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय, तो जो वैल्यूज है वो रिस्पेक्टिवली एम और एन में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन ए कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज वी मस्ट पास द इनिशियल वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है, टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसमें आपको वैल्यू पास करना नेसेसरी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम है आपका क्या क्या नाम है आपका ऐड, क्लास का नाम है ऐड। और यहाँ पे जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ये एक्सप्लिसिटली कॉल हो रहा है, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो ऐड और उसका ऑब्जेक्ट बना के 2 3 आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉल किया जा रहा है। और इम्प्लिसिट की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आप देखो ऐड और सम 2 3 यहाँ पे दो वैल्यू को यहाँ पे पास कर दिया गया है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास। एक क्लास में हम लोग एक से ज़्यादा भी कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब एक ही क्लास है उसके अंदर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है और आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है और आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है। तो सी प्लस प्लस परमिट टू यूज मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए सिंगल क्लास। एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को रखने की परमिशन सी प्लस प्लस दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास का नाम ऐड है तो ऐड ये आपका नो आर्ग्यूमेंट दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐड इंट इंट विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स, ये भी हम लोग रख सकते हैं इसमें।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास के अंदर हम लोग रख सकते हैं। मोर देन टू भी रख सकते हैं, अगर आप चाहो तो 3 पैरामीटर दे दो, आप चाहो तो 4 पैरामीटर दे दो, आप चाहो तो 1 पैरामीटर दे दो, आप चाहे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर लो। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम लोग एक किसी सिंगल क्लास के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे कि द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर रिसीव नो आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जो पहला कंस्ट्रक्टर उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। जैसे यहाँ पे क्लास ऐड है, ये जो पहला कंस्ट्रक्टर है ऐड, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। यहाँ पे एम और एन को हम लोग इनिशियलाइज करवा रहे हैं 0 से। द सेकेंड कंस्ट्रक्टर रिसीव टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स, जो सेकेंड कंस्ट्रक्टर है ऐड, यहाँ पे आपके दो आर्ग्यूमेंट पास किए जा रहे हैं, इंट ए और इंट बी, और एम में क्या जा रहा है, ए जा रहा है, और एन में बी जा रहा है। यहाँ पे थर्ड है, थर्ड कंस्ट्रक्टर है जो कि आपका ऐड एड्रेस ऑफ आई, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे द थर्ड कंस्ट्रक्टर रिसीव वन एड्रेस ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, एक एड्रेस का जो एक जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस एज आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐड जो है क्लास का नाम है और उसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैन बी इन ए सिंगल क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास ऐड है, यहाँ पे ऐड A1 आपने किया, ऐड आपने A1 एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे आपने A1 बनाया ऑब्जेक्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा क्योंकि इसके साथ कोई पैरामीटर नहीं पास किया हुआ है। तो जैसे ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो इसके A1 के M में 0 चला गया और N में 0 चला गया। फिर आपने एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया ऐड A2, A2 आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने दो पैरामीटर पास कर दिया 10 और 20। तो ये जो है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और A2 के M में 10 चला जाएगा और A2 के M में 20 चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपने ऐड A3 बनाया और A3 के अंदर आपने पैरामीटर पास कर दिया A2। तो A2 में हमने 10 और 20 पास किया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो A3 के M में भी 10 चला जाएगा और A3 के N में 20 चला जाएगा। वो किस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि M इक्वल टू आई डॉट एम, और N इक्वल टू आई डॉट एन। तो ये जो आई है, जो रेफरेंस आप यहाँ पे पास कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर का जो रेफरेंस पास कर रहे हैं यहाँ A2 कंस्ट्रक्टर का, तो A2 का जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगा किसके अंदर, A3 के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। इस टाइप के जो कंस्ट्रक्टर होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। और ये जो भी आपने प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसको हम लोग कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वेयर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज डिफाइंड इन ए सिंगल क्लास। एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्लास कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। फिर हमने यहाँ पे इसका बॉडी इम्पिटी है, इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं किया है। और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट यहाँ पे बनाया है कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, जो कि आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आपने बनाया है कॉम्प्लेक्स प्लॉट आर प्लॉट आई, यहाँ पे आपने दो पैरामीटर पास कर रखा है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब क्या होता है कि बेसिकली सी प्लस प्लस कंपाइलर हैज एन इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट ऑब्जेक्ट इवन थ्रू इट वाज नॉट डिफाइंड इन द क्लास। मतलब क्या है कि सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर है विच क्रिएट बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसको जब भी क्रिएट करते हैं तो वो कॉल हो जाता है, इवन थ्रू इट वाज नॉट डिफाइंड इन द क्लास, क्लास के अंदर डिफाइन नहीं भी है तो भी वो कॉल हो जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में आप देखो कि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर आपने कुछ नहीं किया है। तो बेसिकली होता क्या है कि वेन एवर ए ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ ए क्लास, किसी भी क्लास में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। आइदर वो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको आपने लिख रखा है प्रोग्राम के अंदर या नहीं लिख रखा है। सेकंड क्या जा रहा है कि दिस वर्क्स वेल एज लॉन्ग एज वी डू नॉट यूज एनी अदर कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। वैसे ही काम करता है, अगर आप कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। However, once we define a constructor, we must also define
द डू नथिंग इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, मतलब अगर आप पैरामीटराइज, डू नथिंग इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर जो होता है दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ही दूसरा नाम होता है। मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है तो वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है आपको कि आप वहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करो। कंस्ट्रक्टर विथ इट्स आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, तो इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर विद द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। कोई भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कंसीडर द कॉम्प्लेक्स, आप ये इसको कंसीडर कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स आपका क्लास था, उसके अंदर आपने प्लॉट रियल प्लॉट इमेजनरी इक्वल टू जीरो दे दिया, तो मतलब जो भी अब अगर इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, रियल और प्लॉट को वहाँ पे जीरो इनिशियलाइज करा, तो इस तरीके से भी इम्प्लिसिट हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है ए क्लास है, उसका एक कंस्ट्रक्टर है ए कंस्ट्रक्टर, तो आप देख रहे हैं कि ये कोई पैरामीटर नहीं है, सो इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो इंट इक्वल टू जीरो है, ये भी वैल्यू आप यहाँ पे देंगे, ये आपका कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब एक होते हैं डायनेमिक कंस्ट्रक्टर होते हैं, तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइज करते हैं। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पर रखे हैं। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से न्यू और डिलीट कीवर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोवाइडिंग द इनिशियल वैल्यू टू ए ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किए हो तो उसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना एट द रन टाइम, दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो बेनिफिट है, द मेन बेनिफिट, वी कैन प्रोवाइड द वेरियस इनिशियलाइजेशन फॉर्मेट यूजिंग द ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ओवरलोड कंस्ट्रक्टर को यूज करके, मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को एक ही क्लास में हम लोग यूज करके उसमें वेरियस वैल्यू हम लोग उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। The next is the copy constructor. A copy constructor used to declare and initialize an object from another object. Copy constructor जो होता है उसको हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि एक कंस्ट्रक्टर का जो वैल्यू है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो जाए ऑटोमेटिकली। मतलब आपको ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, आप जिस भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉपी करना चाहते हो कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर आप उससे कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करके उस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, तो यहाँ पे ये काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जांपल इंटीजर क्लास आपका इंटीजर है और उसके अंदर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज किया है इंटीजर एड्रेस आई। यहाँ पे रेफरेंस पास किया गया है किसका, आई का। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे पास करेंगे उसका रेफरेंस पास हो गया यहाँ पे। लेट एज्यूम कि आई टू जो है, आई टू और आई वन दो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे आपने इंटीजर आई टू बनाया और आई टू के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आई वन का वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाए, तो आपने आई वन को यहाँ पे पास कर दिया, तो ये एज ए रेफरेंस आई वन का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, इस एड्रेस ऑफ आई में यहाँ पे चला गया। आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई टू इक्वल टू आई वन, बोथ आर द राइट। ये भी सही है, ये भी सही है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तो आप एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट, एज ए रेफरेंस पास करके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करें और डायरेक्ट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजेशन थ्रू ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज नॉन एज कॉपी इनिशियलाइजेशन। अब आप जो कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवा रहे हो यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं कॉपी इनिशियलाइजेशन। इसके अंदर देखेंगे जैसे स्टेटमेंट्स आपका है आई टू इक्वल टू आई वन विल नॉट इन्वॉक द कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे इन्वॉक नहीं कर रहा है। इफ आई वन एंड आई टू आर ऑब्जेक्ट्स, अगर आई वन और आई टू ऑब्जेक्ट्स है, दिस स्टेटमेंट इज लीगल। अगर आई टू और आई वन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये स्टेटमेंट लीगल है क्योंकि ये दोनों कॉपी कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल कर रहा होता है। ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल की अगर हम लोग बात करते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल हैज बीन यूज्ड टू एज एन आर्गुमेंट टू द कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब भी आप याद रखना कॉपी कंस्ट्रक्टर जब भी हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ रेफरेंस वेरिएबल जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे एज एन कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट। वी कैन नॉट पास द आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू टू ए कॉपी कंस्ट्रक्टर, हम लोग वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे
वैल्यू कहने का मतलब कि आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया और आप ऑब्जेक्ट की जगह पे आप 5 6 7 कुछ भी पास कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हम लोग पास नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डायनेमिक कंस्ट्रक्टर, कि डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर जो होता है दैट इज ऑल्सो बी यूज टू एलोकेट द मेमोरी वाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। इसका भी यूज हम लोग वैसे ही करते हैं जैसे नॉर्मल कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कर रहा है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर में। अब डायनेमिक कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, दिस विल इनेबल द सिस्टम टू एलोकेट द राइट अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर ईच ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट आर नॉट ऑफ द सेम साइज। मतलब अगर ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उस साइज के हिसाब से हम लोग उसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। Allocation of memory to object at the time of their construction is known as dynamic construction। ये इसका डेफिनेशन है, ये आपको पता रखना चाहिए डायनेमिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए डायनेमिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो डायनेमिक कंस्ट्रक्शन तब होता है जब हम आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, तो उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्टर के साथ एक होता है डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है कि वेन एवर ए ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर विल एलोकेट द मेमोरी फॉर दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो एलोकेट मेमोरी है आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ टास्क, जैसे आपका टास्क कंप्लीट हुआ तो डिस्ट्रक्टर उसको फ्री कर देगा, मतलब मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा। डिस्ट्रक्टर को हम लोग डिस्ट्रॉय भी कहते हैं, हम लोग ये भी कहते हैं डिस्ट्रॉय फॉर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय भी करता है जो कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, और डिस्ट्रक्टर क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और डिस्ट्रॉय और क्रिएट क्या होता है यहाँ पे, मेमोरी, मेमोरी जो भी हम लोग कहते हैं। Like the constructor, the destructor is a member function. Destructor is also a member function whose name is the same as the class name. Class name के थ्रू होता है, लेकिन उसको हम लोग प्रोसीड करते हैं बाय द टिल्ड, टिल्ड सिंबल से, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लास का नाम टीचर है तो डिस्ट्रक्टर अगर आपको बनाना है तो आपको टिल्ड और इंटीजर क्लास नेम ये लिखना होगा। ये सिंबल जो होता है दैट टेल द कंपाइलर दैट दिस इज नॉट कंस्ट्रक्टर, दिस इज डिस्ट्रक्टर। A destructor never takes any arguments or not does it return the value। ना तो डिस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ना तो कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। इट विल बी इन्वॉक्ड इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर, कंपाइलर के थ्रू इम्प्लिसिटली इन्वॉक किया जाता है अपॉन एग्जिट फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा हो गया हो, या फिर आप किसी ब्लॉक के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल किए हैं और जैसे ही उसका स्कोप खत्म हो रहा है कंस्ट्रक्टर का, तो डिस्ट्रक्टर वहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एलोकेट किया हुआ मेमोरी जो है उसको फ्री कर देता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी ब्लॉक के अंदर नहीं क्रिएट किए हैं, आपका सिंपल मैन के अंदर है, तो जैसे ही मैन टर्मिनेट होगा मेमोरी जो है फ्री हो जाता है। दिस इज द यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर जो है आपको यूज करना चाहिए, वी हैव टू यूज द डिस्ट्रक्टर व्हेन एवर वी क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। हम लोग जब भी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो हम लोग को डिस्ट्रक्टर भी यूज करना होता है, करना चाहिए, ये गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है वो बढ़िया होता है, और हम लोग मेमोरी को रिलीज कर सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर ने किसी ऑब्जेक्ट के लिए ऑक्यूपाई कर रखा था। तो वेन एवर ए न्यू, न्यू एक कीवर्ड होता है और डिलीट एक कीवर्ड है, दैट इज यूज, यहाँ पे न्यू है और डिलीट है, ये कीवर्ड होता है। दिस यूज फॉर, ये जो न्यू है और ये डिलीट है, ये आपका कीवर्ड है, और ये कीवर्ड डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जब हम लोग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर